ये बेटा आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आज हमारा टॉपिक रहेगा सेल बाय पर्सन नॉट दी ओनर। यहां से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले तक के टॉपिक हमने कर लिए थे। लास्ट टॉपिक बेटा हमने किया था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वो हमारा पूरा हो गया था। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल बाय पर्सन नॉट दी ओनर। एक लैटिन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नेमो डेट क्वाई हैबिट। ये एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा ये यहाँ पे, ये मीन्स दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ ये तो जनरल थ्योरी है, तो इसे तो वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार समझ लें। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं बेटा कि अगर आप कोई भी गुड्स सेल करते हैं तो जरूरी है कि आप उसके ओनर हो। कहने का मतलब आपको वो ही गुड्स सेल करने का राइट है जिसके आप ओनर हैं। जो गुड्स आपकी नहीं है, जिस पर आपकी ओनरशिप नहीं है, उसे आप बेच भी नहीं सकते हैं। और अगर बेचते हैं तो कभी भी बायर को बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका खुद का टाइटल डिफेक्टिव है तो आगे वाले पर्सन को भी डिफेक्टिव टाइटल ही मिलेगा। यही इस लैटिन मैगजीन में लिखा है। देखो सेकंड पैराग्राफ में, नेमो डेट क्वाई हैबिट, ये मिल गया ना बेटा? ये अंडरलाइन कर लेना। आवाज आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, देखो, sir. नेमो डेट क्वाई हैबिट मींस दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। तो जो आपका नहीं है वो आप किसी और को भी नहीं दे सकते हैं। इट मींस इन नॉन ओनर, बेटा ये माइक बंद करो सबके, माइक सबके बंद करो। इट मीन्स ए नॉन ओनर, ये भी अंडरलाइन करना है यहां से यहां तक। ए नॉन, इट मीन्स ए नॉन ओनर कैन नॉट मेक वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो पूरे पैराग्राफ का, पूरी थ्योरी का सार ये है कि जो वस्तु आपकी नहीं है, जिन गुड्स का टाइटल आपके पास नहीं है, वो आप आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और अगर करते हैं तो आगे वाले पर्सन को बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, उसे डिफेक्टिव टाइटल मिलेगा, क्योंकि आपका खुद का डिफेक्टिव टाइटल है। और ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया है ताकि रियल ओनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं कि किसी ने भी किसी की गुड्स ली और आगे किसी को बेच दी, तो ऐसा ना हो, इसी के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है। ये जनरल प्रोविजन है, आगे इसके कुछ एक्सेप्शन है। देखो क्या है। अकॉर्डिंग द एक्ट provides the following exception to this doctrine which seeks to protect the interest of bona fide buyer। ये जो प्रिंसिपल है बेटा, ये जो प्रॉपर्टी का, जो गुड्स का रियल ओनर है उसको प्रोटेक्ट करता है, और आगे हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे वो आपके बायर को प्रोटेक्ट करता है। और ये एक्सेप्शन है इस जनरल प्रोविजन के। जनरल प्रोविजन क्या है? सेल बाय पर्सन नॉट दी ओनर। तो ये तो जनरल प्रिंसिपल है कि भाई सेल वही कर सकता है जो ओनर है, जो ओनर नहीं है वो सेल भी नहीं कर सकता। अब हम इसके एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या है एक्सेप्शन। मतलब जहां पे एक पर्सन ओनर ना होते हुए भी गुड सेल कर रहा है। फर्स्ट इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेक्शन 27। कौन होता है बेटा ये मर्केंटाइल एजेंट? है आपका कहीं पढ़ा हुआ? 11-12 में पढ़ते हैं क्या कहीं? हु इज मर्केंटाइल एजेंट? ये बेटा आप 11-12 में कहीं वो पढ़ते हैं क्या, हायर परचेज वाला, इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला? नो सर। नहीं पढ़ते हैं, चलिए। तो बेटा मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसे दूसरे पर्सन ने अपने बिहाफ पे गुड्स को सेल करने के लिए अपॉइंट किया है। मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर गुड्स मैन्युफैक्चरर करता हूँ। मान लीजिए मैं मोबाइल फोन बनाता हूँ, मोबाइल फोन की कंपनी है मेरी, और मैंने आपको अपॉइंट किया कि भाई आप मेरे मोबाइल फोन बाजार में बेचोगे। बेचने के लिए मैंने आपको अपॉइंट किया। इट मीन्स आई एम प्रिंसिपल, यू आर एजेंट, आप एजेंट हैं। और एजेंट वो पर्सन होता है जिसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है ओनर की गुड्स को सेल करने की। तो क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है इसलिए वो गुड्स सेल कर सकता है। इट इज द रूल। एक एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है। अब अगर मर्केंटाइल एजेंट कोई गड़बड़ कर दे तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल? बायर रिस्पॉन्सिबल होगा या प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा? एग्जाम्पल पढ़ें फटाफट।
थोड़ा सा फास्ट फास्ट है ना, अपने को टाइम नहीं लगाना है अननेसेसरी। जो बायर है वो गुड फेथ में बाय कर रहा है, उसको नहीं पता कि भाई प्रिंसिपल ने कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन लगाए हुए हैं एजेंट पे या नहीं लगाए हुए हैं, कंसीडरेशन के बदले में वो परचेस कर रहा है, तो फिर उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा, बायर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्या होगा बेटा इस एग्जांपल में? आवाज आ रही है सबको? यस सर सर। एफ ओनर है बेटा कार का, उसने अपनी कार एच को दे दी आगे बेचने के लिए। एच एक मर्केंटाइल एजेंट है, यही है ना? यस सर। सर यस सर। ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट है। अब इसको इसने बोला कि भाई कार आप 20,000 रुपए से कम में नहीं बेचोगे, लेकिन बेटा एच ने ये कार बेच दी के को 15,000 रुपए में, और पैसा जो आया वो इसने मिस अप्रोप्रिएट किया, मतलब जो ओनर है उसको वो पैसा नहीं दिया। जो कार का ओनर है वो बायर के अगेंस्ट सूट फाइल करके और अपनी कार वापस लेना चाहता है। सवाल ये है कि ले सकता है क्या? बायर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो आप? यस सर। सेलर बायर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? यस सर। सब यही कह रहे हैं बेटा, कर सकता है सेलर बायर के अगेंस्ट केस फाइल और कार वापस ले सकता है। सर एजेंट बायर का तो कोई बायर का बायर का कोई राइट है भी नहीं कार पे। बायर का कोई राइट नहीं है कार पे, ऐसे? यस सर। बेटा यहाँ पे मान लीजिए गाड़ियों का शोरूम है, मान लीजिए मारुति कंपनी का शोरूम है। मारुति जो ओनर है उन्होंने शोरूम वालों को कार बेचने के लिए दी है, और एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड की हुई है कि भाई इस प्राइस से नीचे आप नहीं बेचेंगे। आप मारुति के शोरूम में गए, आपने बहुत बार्गेनिंग की, और आपकी बार्गेनिंग से इम्प्रेस्ड होके या मान लीजिए किसी भी तरीके से मारुति वालों ने आपको एक कार कम कीमत में बेच दी। आप वो कार ले आए, अब उस कार का पैसा शोरूम वालों ने कंपनी को नहीं पहुंचाया, और 1 महीने बाद कंपनी वाले आपके घर पे आ गए कि ये कार वापस दो, कार हम आपसे लेके जाएंगे। तो क्या कंपनी वालों को राइट है आपसे वो कार ले जाने का? आपके नो घर से ले सर। जाएंगे कार? यस सर। ले जाएंगे? नो सर। नो सर, नहीं लेके जा सकते। बेटा No, ये जो आप लेके- बोल सर, रहे हैं, एक सेकंड, ये बेटा जिन्होंने बोला यस सर ले जाएंगे, तो आप रीजन बताओ बेटा क्यों ले जाएंगे? क्या गड़बड़ किया आपने? क्यों ले जाएंगे वो कार, बताओ आपने क्या गलती की? कम प्राइस दे के आए वो, इसलिए ले जाएंगे? भाई चोरी करके तो मैं लाया नहीं हूँ, कम प्राइस दे के आया हूँ, तो कम प्राइस दे के आया हूँ तो मतलब वो वापस ले जाएंगे मेरे पास से कार को, मतलब मैं कम प्राइस पे नहीं ला सकता, ये कहना चाहते हो आप? गलती की मैंने कम प्राइस पे लाके? बेटा बताओ कि भाई वापस क्यों ले जाएंगे, कोई तो ग्राउंड होगा ना वापस ले जाने का, कि भाई बायर ने क्या गलती की, क्या वो कम प्राइस दे के लाया इसलिए वापस ले जाएंगे? क्या गलती है बायर की, बताओ आप। हाँ भाई, बाकी सब क्या कहते हैं, ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे शोरूम वाले, वो कंपनी वाले गाड़ी? सर नहीं लेके सर जाएंगे। लेके जा सकते हैं। कैसे ले नहीं ले जा जाएंगे? सकते सर। नहीं ले जा सकते, आपको बेटर टाइटल मिल गया, कम में बेची ज्यादा में बेची शोरूम वालों ने बेची। अब कंपनी वालों ने उनको क्या प्राइस बता रखी है, क्या प्राइस नहीं बता रखी, मुझे क्या पता। मुझे तो केवल इतना पता है कि वो मारुति का ऑथोराइज शोरूम है, मारुति ने उनको अथॉरिटी दे रखी है बेचने की, मैं वहां पे गया एक कार खरीद के ले आया। अब हो सकता है कम में दी, हो सकता है ज्यादा में दी, कुछ भी हो सकता है वो तो, लेकिन मैंने गुड फेथ में पैसे दिए और मैं कार खरीद के ले आया। अब वो शोरूम वाले कंपनी को टाइम पे उनका पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, उससे मुझे क्या मतलब है? मैं तो ऑथोराइज्ड शोरूम से गाड़ी खरीदी, मैं कोई चोरी करके तो लाया नहीं, कोई डकैती करके तो लाया नहीं, किसी के साथ धोखा करके तो लाया नहीं, मैं तो शोरूम से खरीद के लाया हूँ। तो मुझे बेटर टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ आप। यस सर मिलेगा। यस सर मिलेगा। कोई बात यहाँ लिखी है कि भाई अगर मर्केंटाइल एजेंट से मैं खरीद के लाया हूँ, गुड फेथ में खरीद के लाया हूँ, पैसा दे के खरीद के लाया हूँ, तो आई एम गेट्स ए बेटर टाइटल, मुझे बेटर टाइटल मिलेगा ही मिलेगा।
और कल को मारुति वाले मेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते कि भाई आप कार वापस दे के जाओ। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो आप अपने एजेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करो, वो जवाब देगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई एम गेट्स ए बेटर टाइटल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोविजन था। सर ओनरशिप तो थी नहीं ना उसके पास, किसके पास नहीं एजेंट के थी? पास। क्यों नहीं थी बेटा? अथॉरिटी दी तो है, अथॉरिटी से ही तो बेच रहा है। एफ ने अथॉरिटी नहीं दी, ओनर ने। ओनर ने अथॉरिटी नहीं दे रखी। यस सर। ये क्या लिखा है, ये देखो, अथॉरिटी तो दी है ना बेचने की। अब आपने 15 में बोला, यस 20 सर। में बोला, ये तो मुझे बायर को कैसे पता लगेगा भाई? ये तो मुझे पता नहीं लग सकता ना। आज आप मारुति के शोरूम में जाते हैं, कंपनी वालों ने शोरूम वालों को किस प्राइस में बेचने को बोल रखा है, नहीं बोल रखा, आप पता लगा सकते हो क्या? आपको तो बता नो दिया भाई सर। ये मॉडल इतने का है, ये मॉडल इतने का है। अब दोनों के बीच में क्या तय हो रखा है, कंपनी शोरूम वालों को कितना कमीशन देती है पर व्हीकल, हमें पता है कि हम पता लगा सकते हैं कि आप पूछ के देखना शोरूम वालों से, यार ये बताओ तो सही भाई, तुम्हें कितने में पड़ती है और हमें कितने में बेच रहे हो? कोई बताएगा शोरूम वाला आपको कि भाई हमें तो इतने में पड़ती नो है और सर। हम आपको इतने में बेच रहे हैं? नो आज आप सर, मोटरसाइकिल लेने बिल्कुल जाओ, नहीं। आप नो सर। बुलेट लेने चल जाओ। अब आप बुलेट लेने जाओ और शोरूम वालों से पूछो, बेटा मैं बाद में लूंगा, पहले ये बताओ तुमको कितने में मिलती है। तुमको जितने में मिलती है मैं तो केवल उससे इतने ही ऊपर दूंगा भैया, तो पहले तुम्हारे लेके आओ सारे बिल बाउचर, मैं सब देखूंगा। ऐसा होता है क्या कभी? नो सर। कभी नहीं। नो सर। नो। तो बेटा वही प्रोविजन यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट आ जाए। सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स, सेक्शन 28। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जहां पे एक गुड्स पे कई लोगों का राइट है, मतलब कई लोगों ने मिलके उसको लिया है और अब उनमें से कोई एक उसको आगे बेच रहा है। तो सवाल ये है कि जब एक गुड्स कई लोगों की है, कई लोगों का उस पे राइट है, तो क्या उनमें से कोई एक आगे उसको बेच सकता है क्या? और अगर बेचता है तो क्या बायर को बेटर टाइटल मिल जाएगा क्या? एग्जाम्पल पढ़ के बताओ। सवाल ये है, सीधे एग्जाम्पल पढ़ो, क्या होगा कि भाई को ओनर्स हैं, मतलब कुछ लोगों ने मिलके कोई गुड्स ली और उनमें से कोई एक उसे आगे बेच रहा है, तो जो ले रहा है आगे, क्या उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा? यस सर मिल जाए। मिल जाएगा? यस सर। यस सर। मिल जाएगा बेटा, क्योंकि भाई आप लोगों ने, चार लोगों ने मिलके ली और चार लोगों में से प्रॉपर्टी एक के पास रखी हुई है, जिसके पास रखी हुई है वो आगे बेच रहा है। तो बेच रहा है तो बेटा मैं तो यही मान के चलूंगा कि भाई आपको अथॉरिटी होगी तभी आप बेच रहे हो, अदरवाइज आपके पास रखी ही क्यों होती, आप बेचते ही क्यों? तो जब मैं गुड फेथ में ले रहा हूँ, विथ कंसीडरेशन ले रहा हूँ, तो मुझे बेटर टाइटल मिल जाएगा। यहाँ भी वही प्रोविजन है। तो ये ध्यान रखें बेटा, ये है को ओनर्स, कि एक गुड्स के कई सारे मालिक हैं और उनमें से कोई एक बेचता है, और अगर आगे वाला पर्सन गुड फेथ में खरीदता है, विद कंसीडरेशन खरीदता है, तो उसे बेटर टाइटल मिल जाता है। तो ये को ओनर्स वाली बात हो गई। आगे चलें। ये हो गया अपना सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा पर्सन जिसके पास गुड्स आए हैं थ्रू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं बेटा जो कोवर्शन पे बेस्ड होते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड होते हैं, फ्रॉड पे बेस्ड होते हैं, वो हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्या है यहाँ पे? when the seller of goods has obtained possession thereto under a contract voidable under section 19, but the contract has not resigned it at the time of the sale, the buyer acquires a good title to the goods, provided the buys them in good faith and without notice of the seller's defective title। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं बेटा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब फ्रॉड करके आपने प्रॉपर्टी ले ली, या कोवर्शन करके ले ली, या मिसरिप्रेजेंटेशन करके ले ली, और आगे आप किसी और को बेच देते हो। जिसको बेच रहे हो उसको नहीं पता कि आप ये फ्रॉड करके लाए हो, कि कोवर्शन करके लाए हो, कि मिसरिप्रेजेंटेशन करके लाए हो, क्या करके लाए हो, उसको नहीं पता। उसने तो गुड फेथ में ली और आपको पैसा दे के ली, तो ये कह रहे हैं कि उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल सबके पढ़ो। क्या होगा यहाँ पे?
यस सर, सी को तो मिल जाएगा जिसको वापस सेल किया। मिल जाएगा, बट बायर को बेटर टाइटल। यस सर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है भाई, आप कैसे लाए हो कैसे नहीं लाए हो मुझे क्या पता, आपके पास गुड्स है आप बेच रहे हो, मैं तो यही मान के चलूंगा कि भाई आपके गुड्स हैं, तो मुझे यहाँ पे बेटर टाइटल मिल जाएगा, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टीज में बेटा कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं है। आज मकान है, दुकान है, जमीन है, तो उनमें तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें तो पता लगाया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टीज में, गुड्स में ऐसा कोई टाइटल डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है, कोई रजिस्ट्री वगैरह तो होती नहीं है, कैसे पता लगाऊं मैं? तो ये कह रहे हैं कि भाई बायर को तो यहाँ पे बेटर टाइटल मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट, सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल। अब यहाँ क्या इश्यू है देखो, सेलर ने गुड्स सेल कर दिए लेकिन अभी तक गुड्स उसके ही पोजीशन में हैं, अभी तक बायर लेकर नहीं गया और पीछे से आपने किसी और को बेच दिया। अब फिर वही सवाल है कि भाई पीछे से जिसको बेचा क्या उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा क्या? देखो क्या लिखा है, ये एक्सप्लेनेशन 1 है और ये एक्सप्लेनेशन बी है। Where a person having sold goods continues or his or is in possession of the goods, or of the where a person having sold goods continues or is in possession of the goods, double bar आ गया ये, or of the documents of title of the goods, the delivery or transfer by that person or by a mercantile agent acting for him of the goods or documents of title under any sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of the previous sale shall have the same effect as if the person making the delivery to transfer were expressly authorized by the owner of the goods to make the same। यहाँ पे कह रहे हैं बेटा मान लीजिए सेलर है, ये पॉइंट सेलर से रिलेटेड है। एक पर्सन है बेटा जिसने गुड्स सेल कर दिए, लेकिन वो गुड्स या उनका टाइटल डॉक्यूमेंट अभी भी उसी के पोजीशन में है, बायर अभी तक लेकर नहीं गया और वो किसी और को बेच देता है, और जिसको बेचा उसने गुड फेथ में लिया, विद कंसीडरेशन लिया, विदाउट नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल लिया, तो उसे क्या बेटर टाइटल मिल जाएगा क्या? एग्जाम्पल पढ़ो बेटा, बताओ। यस सर। मिल जाएगा, यस यस सर मिल जाएगा। मिल जाएगा। यहाँ भी वही बात है, मुझे क्या पता भाई आप पहले से बेच चुके हो, मैं तो यही मानूंगा भाई पहले से बेचा होता तो बायर ले जाता, आपके पास है मतलब आपका ही है, अभी तक बिका हुआ नहीं है तो मैंने ले लिया, तो मुझे तो सेलर की लायबिलिटी। हाँ सेलर की लायबिलिटी है कि वो जो प्रीवियस वाला बायर है वो आपसे कंपनसेशन क्लेम करेगा, अब आप देते रहो कंपनसेशन, मुझे तो बेटर टाइटल मिल गया, मैं तो ये मानता हूँ। अब आप क्या करोगे नहीं करोगे उससे मुझे मतलब नहीं। एक्सप्लेनेशन बी पढ़ो बेटा, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक्सप्लेनेशन बी, यहाँ क्या होगा, ये वाला सेलर से रिलेटेड था, ये आपके बायर से रिलेटेड है, इसे पढ़ो। यहाँ क्या होगा, जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना बेटा वो अप्रूवल वाला, कि भाई कई बार आप अप्रूवल पे गुड्स ले आते हो कि भाई पसंद आएगा तो रख लेंगे और नहीं तो वापस दे देंगे। अब वापस देने की जगह बेटा आपने किसी और को दे दिया, तो क्या उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा क्या जिसको दिया? यस सर, उसको तो मिल जाएगा। उसको मिल जाएगा। यहाँ भी वही बात है कि भाई उसको क्या पता, भाई वो तो यही मानेगा कि भाई आपके पास गुड्स है, आप यूज कर रहे हैं तो मतलब आपने इसको ले लिया है, उसे थोड़ी पता है कि भाई आप अप्रूवल बेसिस पे लाए हैं कि बिना पैसा दिए लाए हैं कि कैसे लाए हैं, उसको नहीं पता है। उसे तो ये पता है कि भाई गुड्स आपके पास है, आप यूज ले रहे हैं मतलब आपका है, और अब आपने दे दिया, उसने ले लिया गुड फेथ में, तो उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। नेक्स्ट आए बेटा सेल बाय एस्टोपल, ये क्या होता है देखो सेक्शन 27, इसमें आप फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, where the owner by his conduct or omission leads the buyer to believe that the seller has authority to sell, he is stopped from denying the fact afterwards, the buyer thus gets a better title than the seller। एक पर्सन है बेटा, वो किसी दूसरे पर्सन के सामने किसी पर्सन को अपना एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे ये लग रहा है कि आपने उसे गुड्स बेचने की अथॉरिटी दी हुई है,
और ये समझ के थर्ड पर्सन ने उससे गुड्स ले लिए। अब बाद में आप मना करते हैं कि नहीं भाई मैंने तो अथॉरिटी नहीं दी थी, वो मेरा एजेंट ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं हूँ और मेरे गुड्स वापस दो। तो क्या आप अपने गुड्स वापस ले सकते हैं क्या? एग्जाम्पल पढ़ो। नो सर। एग्जाम्पल में ये ऐसा ही है क्या? एग्जाम्पल पढ़ो। भाई आप मना भी नहीं कर रहे हो और आप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो आपका एजेंट है, और जब उसने गुड्स बेच दिए फिर आप कह रहे हो कि नहीं भाई मेरा एजेंट नहीं है और मेरे गुड्स वापस दो। तो क्या ले सकोगे आप? नो सर। नो नहीं ले सर। सकेंगे, नहीं ले सकेंगे No, sir. बेटा, रूल ऑफ एस्टोपल लागू हो जाएगा। चलिए, सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, ये भी हमने पढ़ लिया कि भाई अगर आपको किसी और के गुड्स मिले हैं तो जनरल रूल ये कहता है कि आप उसको लौटाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो आप बेच सकते हैं, बेच के पैसा अपने पास रख लो, जब रियल ओनर मिले तो लौटा देना। या फिर रियल ओनर को ढूंढने में उस गुड्स की जो कॉस्ट है उसका 2/3 से भी ज्यादा अमाउंट आप एक्सपेंड कर चुके हो तो फिर आपको बेचने का राइट मिल जाता है, फिर आप उसे बेच सकते हो, मालिक ना होते हुए भी बेच सकते हो और बायर को बेटर टाइटल मिल जाएगा। लास्ट है सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, ये होता है बेटा इंसॉल्वेंट के सर केस एक में। बार वापस समझाना। फाइंडर ऑफ गुड्स, बेटा अगर यस किसी सर। पर्सन के गुड्स आपको मिले हैं और वो पेरिशेबल नेचर के हैं तो आप उन्हें बेच सकते हैं, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी है कि बेटा आपने उस ओनर को ढूंढने में बहुत पैसा खर्च कर दिया और वो आपका पैसा दे नहीं रहा है तो फिर आप उन गुड्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। जैसे मान लीजिए बेटा आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी पर्सन का सब्जी का थैला गिरा हुआ मिल गया आपको, है ना। अब आप 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो मिल ही नहीं रहा, तो सब्जी को कब तक रखेंगे? जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या करें हम? बेच देंगे। बेच देंगे, क्योंकि वो तो रखेंगे तो खराब हो जाएगी, मतलब ही नहीं है, फिर ढूंढ के भी क्या कर लोगे। तो ठीक है, अगर कोई ऐसा पेरिशेबल नेचर का है तो आप उसे बेच दो और उसका जो पैसा है वो आप अपने पास रख लो, जब रियल ओनर मिले तो वो पैसा लौटा दो, अदरवाइज तो वो खराब हो जाएंगे गुड्स। और लास्ट है बेटा इंसॉल्वेंसी के केस में, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर उसके जो गुड्स हैं वो चले जाते हैं ऑफिशियल रिसीवर के पास और वो उनको आगे बेच सकता है, मालिक ना होते हुए भी बेच सकता है ऑफिशियल रिसीवर इंसॉल्वेंसी के केस में। तो ये अपना यहाँ पे टॉपिक पूरा, वो पर्सन्स जो मालिक ना होते हुए भी गुड्स को बेचने का राइट रखते हैं। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन एंड वॉट। हाँ बेटा बोलो। सर अगर ऑफिशियल रिसीवर वो पैसा किसको देगा? ऑफिशियल रिसीवर वो पैसा कोर्ट को देगा बेटा, वहां पे फिर उस पर्सन की लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा। असेट्स को बेचा जाता है, गुड्स को बेचा जाता है और उससे उसकी लाइबिलिटीज को पे किया जाता है, ये होता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, इसे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपना कंडीशन एंड वारंटीज, इन्हें आप गारंटी भी बोलते हैं, गारंटी और वारंटी। तो क्या मतलब है गारंटी और वारंटी का? तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट में तो कुछ है नहीं, पॉइंट नंबर बी पे आ जाए। गारंटी की डेफिनेशन, कंडीशन, एक कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त। तो कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the breach of which gives rise to right to treat the contract as repudiated। तो ये कह रहे हैं कंडीशन का मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट की मुख्य शर्त जिस पे वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आधारित है, और अगर ये पूरी नहीं होती है तो आपके पास राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का राइट मिल जाएगा अगर ये शर्त पूरी नहीं होती है। तो इतनी महत्वपूर्ण शर्त है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की, इसे हम बोल रहे हैं कंडीशन। कंडीशन बोल लें, गारंटी बोल लें, एक ही बात है। पॉइंट नंबर बी पे आए, वारंटी। वारंटी क्या होती है? ये भी एक स्टिपुलेशन है लेकिन ये कोलेटरल है। To the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages, but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated। तो वारंटी बेटा आपके कॉन्ट्रैक्ट की केवल एक सहायक शर्त है, एक कोलेटरल स्टिपुलेशन है, और अगर ये टूटती है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का राइट नहीं मिलता है, इसके टूटने पे आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं बस।
बाकी ना तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं और ना कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन बेटा मेन स्टिपुलेशन है आपके कॉन्ट्रैक्ट की, और अगर वो पूरी नहीं होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। जबकि वारंटी में आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, ज्यादा से ज्यादा आप डैमेजेस क्लेम कर लो बस। चलिए नेक्स्ट है फिर, whether a stipulation in a contract of sale is a condition or a warranty depends on each case on the construction of the contract। तो बेटा आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें जो स्टिपुलेशन है वो कंडीशन है या वारंटी है, तो ये तो उससे ही पता लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है आप दोनों के बीच में जो तय हुआ है, मतलब केस टू केस डिफर करेगा। फैक्ट देख के ही पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये कंडीशन है या वारंटी है। कई बार नाम तो कुछ भी लिख देते हैं लेकिन उस नाम से पता नहीं पड़ पाता है, वो तो हमें उसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही समझ में आता है कि भाई ये जो कई बार कंडीशन को, कई बार गारंटी को वारंटी भी बोल दिया जाता है, वारंटी को गारंटी भी बोल दिया जाता है। तो क्या बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको सारे टर्म्स कंडीशन पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बोला गया है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि भाई वो कंडीशन है या वारंटी है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। अब ये है दोनों में डिफरेंस, ये 3 पॉइंट हैं। क्या क्या है दोनों में डिफरेंस के पॉइंट्स? फर्स्ट, ये आपका असेंशियल है बेटा टू दी मेन पर्पस, और ये कोलेट्रल है, ऊपर पढ़ ही लिया हमने। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आप केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर बेटा कहीं कंडीशन टूटी है, मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं। कब मान सकते हैं कि भाई आप चाहते हैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो मैं कैंसिल नहीं करूं, मैं तो केवल डैमेजेस ले लूं। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करके अगर आप केवल डैमेजेस ले लेते हैं तो हम ये मानेंगे कि आपने कंडीशन को वारंटी मान लिया है। तो कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ए वारंटी, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जा सकता है। वापस समझ लें बेटा, ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते हैं। ये हमारे कुछ डिफरेंस। आगे चलते हैं। कंडीशन एंड वारंटीज मे बी आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो बेटा ये कंडीशन और वारंटी एक्सप्रेस्ड भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस वो होते हैं जिन्हें लिखा जाता है, बोला जाता है, और इम्प्लाइड वो होते हैं जिन्हें ना तो लिखा जाता है और ना बोला जाता है। तो एक्सप्रेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सप्रेस तो लिखी होंगी या बोली जाएंगी तो वो तो वैसे ही पता लग जाएंगी। प्रॉब्लम आती है इम्प्लाइड में, वो यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है देखिए, इम्प्लाइड कंडीशन। तो हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है इसके सेक्शन 14 से लेके 17 में ये इम्प्लाइड कंडीशन लिखी है। मतलब ये है कि अगर सेलर ने लिख के दिया है तो भी सही है, बोला है तो भी सही है, और ना लिख के दिया है ना बोला है, कुछ भी नहीं है, तो भी ये कंडीशन तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ये तो इम्प्लाइड है, आप कोई से भी गुड्स खरीद के ले आओ, ये सारी कंडीशन आपको मिलेंगी। और इनमें से कोई भी अगर टूटती है तो आप गुड्स रिजेक्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो। क्या क्या है, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे बेटा, वैसे ही समझेंगे, समझने वाले पॉइंट है। फर्स्ट, कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब जो पर्सन गुड्स बेच रहा है उसको बेचने का राइट है, ये इंप्लाइड कंडीशन है। अब आप कहीं से चोरी करके लायो, धोखाधड़ी करके लायो, डकैती करके लायो, इसका मुझे क्या पता। मैं तो ये मानूंगा कि अगर आप बेच रहे हो तो मतलब अपने ही गुड्स को बेच रहे हो, और कल को अगर कोई और पर्सन आके मेरे राइट में इंटरफेयर करता है, मेरे से वो गुड्स वापस मांगता है, मुझे बोलता है कि भाई सेलर को तो राइट ही नहीं था, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो, मैं नहीं। यही होगा बेटा। यस सर। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि भाई जो पर्सन बेच रहा है उसको राइट है, टाइटल है। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये है बेटा कि अगर सेलर ने कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन किया है तो गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होंगी। अगर उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं, दे दो वापस कि भाई आपने जो बताया था वो तो इसमें है ही नहीं, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। बेटा अपन वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स एक बार सारे पढ़ना, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है तो अपन तो वैसे ही समझ रहे हैं इनको। कंडीशन एज टू सैंपल, अब यहाँ पे सैंपल है
कई बार आप गुड्स लेने जाते हैं, मान लीजिए गेहूं लेने गए, चावल लेने गए, शक्कर लेने गए, चाय की पत्ती लेने गए, तो सेलर पहले आपको सैंपल बताता है थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेके, तो सैंपल को देख के हम डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ बाकी का जो बल्क है वो इसी के अकॉर्डिंग है, ऐसा ही है। तो अगर सेलर ने सैंपल बता के आपको गुड्स दिए हैं बेटा, तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो रिमेनिंग बल्क है वो सैंपल के समान ही होगा। अगर दोनों में डिफरेंस है तो आप गुड्स को वापस लौटा सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। फोर्थ पॉइंट है बेटा कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। कई बार बेटा सेलर आपको डिस्क्रिप्शन भी देता है, सैंपल भी बताता है, मतलब दोनों चीज है, डिस्क्रिप्शन भी और सैंपल भी। अब जहां पे दोनों हैं तो वहां पे क्या होगा? एग्जाम्पल पढ़ो बेटा फोर्थ का, फिर बताओ क्या होगा। भाई डिस्क्रिप्शन भी बताया और सैंपल भी बताया, दोनों ही बताए, अब क्या होगा? अब क्या कहती है ये आपकी इम्प्लाइड कंडीशन? दोनों में से एक के अकॉर्डिंग हो, या दोनों के ही अकॉर्डिंग ना हो, या दोनों के ही अकॉर्डिंग हो, क्या करें? सर रिजेक्ट कर सकता है गुड्स। मतलब यस सर। दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए सर डिस्क्रिप्शन। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि गुड्स में अगर डिस्क्रिप्शन दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी होगा और सैंपल के अकॉर्डिंग भी होगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। यस यस सर। सर। और दोनों में से एक भी मिसिंग है तो आप गुड्स वापस लौटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। नेक्स्ट आ जाए कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। तो बेटा जो गुड्स आप लेके आए हैं वो क्वालिटी वही होनी चाहिए जिसका आपने पैसा दिया है। कई बार होते हैं कि हम कोई और क्वालिटी के गुड्स मांगते हैं और पता पड़ा जब घर पे लाके देखते हैं तो पता लगता है तो किसी और ही क्वालिटी की आ गई। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि आप गुड्स जिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के मांग रहे हैं, जिस क्वालिटी के मांग रहे हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फिटनेस उसमें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बायर्स इंटेंशन। अगर बेटा वो उस क्वालिटी की नहीं है, उस स्टैंडर्ड की नहीं है, आप वापस लौटा सकते हैं, आपके पास राइट है वापस देने का। चलिए नेक्स्ट है फिर कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का मतलब बेचे जाने योग्य, कि मैं जो गुड्स लेके आ रहा हूं वो बेचे, जैसे मान लीजिए मैं कोई पेन लेके आया, अब पेन लेके आया वो तो चल ही नहीं रहा, रिफिल ही सूख गई, तो फिर क्या वो मर्केंटेबल है? क्या सेलेबल है क्या वो? तो बेटा मैं गुड्स को जिस घड़ी लेके आया हूँ, घड़ी चल ही नहीं रही है, टाइम ही नहीं बता रही है, उल्टा और चल रही है तो सीधा चलने की जगह, तो क्या मर्केंटेबिलिटी है क्या उसमें? बेटा प्रेस लेके आया करने के लिए, वो गर्म ही नहीं हो रही है, होता है कई बार ऐसा। ऐसा हो सकता है। यस सर। It means those goods are not sellable, not merchantable, not acceptable in the market। तो कहने का मतलब जो गुड्स आप बेच रहे हैं वो बेचे जाने योग्य भी होने चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए, जिसके लिए ले रहा है वही नहीं है तो फिर क्या मतलब की है वो गुड्स। चलिए लास्ट पॉइंट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है शुद्धता, प्योरिटी, ये। और ये होता है बेटा ईटेबल गुड्स में, मतलब जो खाद्य सामग्री होती है, वो लोग जो खाद्य सामग्री बेचते हैं किसी भी तरह की, तो वो जो खाद्य सामग्री है वो खाने योग्य होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। अगर वो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, किसी तरह का डिफेक्ट है, तो आप गुड्स को लौटा सकते हैं, राइट है आपके पास वापस लौटाने का। ये हमारी कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाए बेटा इम्प्लाइड वारंटीज। तो जैसे कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस हैं वैसे ही कुछ छोटी मोटी इम्प्लाइड वारंटीज भी हैं। दो तीन पॉइंट हैं, क्या है? सबसे पहले तो है बेटा वारंटी एज क्वाइट पोजीशन। ये वैसे ही है जैसे हमने ऊपर टाइटल पढ़ा था। तो यहाँ पे है कि अगर मैं आपसे गुड्स लेके आ रहा हूं तो मेरा अधिकार है उनको इंजॉय करने का, उनको शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करने का, और अगर कोई पर्सन मेरे इस राइट को डिस्टर्ब करता है तो मैं आपसे डैमेजेस ले सकता हूँ, ये सूट फाइल कर सकता हूं मैं आपके अगेंस्ट। तो मुझे शांतिपूर्ण उपयोग करने का अधिकार है और कोई पर्सन मेरे इस अधिकार को इंटरफेयर नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूम्ब्रेंसेस। एनक्यूम्ब्रेंसेस का मतलब होता है बेटा कि जो गुड्स आप बेच रहे हैं उनको पहले से आपने किसी के पास गिरवी रखा हुआ है, किसी का चार्ज क्रिएट हो रखा है ऑलरेडी, और आप दूसरे को बेच रहे हैं,
तो कह रहे हैं ये नहीं करेंगे आप। और अगर बेच रहे हैं तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस है, किसी व्यक्ति का कोई चार्ज नहीं है। और मान लीजिए पैसे पहले से आपने किसी का चार्ज क्रिएट कर रखा है और अब आप मुझे दे रहे हैं और वो पर्सन लेने आ जाता है, तो मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर दूंगा फॉर डैमेजेस। चलिए नेक्स्ट, वारंटी एज टू फिटनेस, तो ये वही है कि भाई पर्टिकुलर पर्पस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर, तो वो लोग बेटा जो कि पर्टिकुलर मेडिसिन में डील करते हैं, केमिकल्स में डील करते हैं, या इसी तरह की हानिकारक वस्तुओं में डील करते हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर को पहले से बता दें कि भाई उनमें किस तरह की हानिकारक प्रवृत्ति है, वो नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे बेटा जो रेड किल वगैरह बेचते हैं तो वो बोलते हैं भाई बच्चों से थोड़ा दूर रखना। इसी तरह के और केमिकल्स वगैरह बेचते हैं तो वो बोलते हैं भाई बच्चों से दूर रखना, हाथ देख के लगाना, जल जाएगा, एसिड है, तो वो सारी चीजें तो वो बताना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए बेटा 1 मिनट ही रह गया है, मैं आपको दोबारा आईडी पासवर्ड भेजूंगा, दोबारा ज्वाइन करना है। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ बेटा दोबारा आईडी पासवर्ड भेज रहा हूँ, दोबारा फटाफट सबको ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा।